नमस्कार। भारत के इतिहास में ना एक साल ऐसा है 1857 जिस पर आज भी बहुत बहस होती है। सवाल ये उठता है कि क्या ये बस एक सैनिक विद्रोह था या कुछ बहुत बड़ा। तो चलिए आज इसी ऐतिहासिक पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। और यही वो सवाल है जो आज तक इतिहासकारों को आप कह सकते हैं दो खेमों में बांट देता है। एक तरफ लोग कहते हैं कि ये बस कुछ नाराज सिपाहियों का गुस्सा था, दूसरी तरफ इसे माना जाता है आज़ादी की पहली बड़ी लड़ाई। तो सच क्या है? उम्मीद है इस पड़ताल के आखिर तक हम इस सवाल के जवाब के थोड़ा और करीब पहुंच जाएंगे। कहते हैं ना कि किसी भी बड़ी आग के लिए बस एक चिंगारी काफ़ी होती है। 1857 की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। तो देखते हैं कि वो चिंगारी आखिर थी क्या और वो भड़की कैसे। तो बात है 10 मई 1857 की। जगह थी मेरठ। शुरुआत तो की भारतीय सिपाहियों ने, लेकिन ये बात सिर्फ सिपाहियों तक या मेरठ तक ही नहीं रुकी। देखते ही देखते ये खबर बिल्कुल जंगल की आग की तरह फैल गई। और इसमें सिर्फ सिपाही नहीं बल्कि किसान, जमींदार, आम लोग सब शामिल होते चले गए। मतलब अब ये सिर्फ सिपाहियों का गुस्सा नहीं था, ये एक जन आंदोलन का रूप ले रहा था। लेकिन देखिए, वो चिंगारी तो सिर्फ एक ट्रिगर थी। असली वजह तो वो बारूद था जो पिछले कई सालों से बल्कि दशकों से जमा हो रहा था। तो इस गहरे असंतोष के पीछे क्या क्या वजह थी, इनको समझना बहुत जरूरी है। मोटे तौर पे हम इन वजहों को 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। कुछ राजनीतिक कारण थे, कुछ आर्थिक, कुछ सामाजिक और धार्मिक, और फिर एक था तात्कालिक कारण जिसने, आप कह सकते हैं, जलती पर तेल डाल दिया। चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। तो सबसे पहले आते हैं राजनीतिक कारणों पर। इसमें सबसे बड़ा नाम आता है लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति का, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं। अब यह नीति थी क्या? सीधी सी बात थी, अगर किसी राजा का अपना बेटा नहीं है, मतलब कोई पुरुष वारिस नहीं है, तो उसका राजपाट सीधे सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी का हो जाएगा। इसी पॉलिसी के चक्कर में सतारा, नागपुर और हाँ, सबसे मशहूर झांसी अंग्रेजों के कब्जे में चले गए। जाहिर है इससे भारतीय राजाओं में जबरदस्त गुस्सा था। अच्छा, अब बात करते हैं आर्थिक वजहों की। अंग्रेजों की टैक्स नीतियां किसानों की कमर तोड़ रही थी। उन पर इतने भारी टैक्स लगा दिए गए थे कि चुकाना मुश्किल था। सोचिए, फसल अच्छी हो या सूखे की वजह से बर्बाद हो जाए, टैक्स तो देना ही पड़ेगा। नतीजा, किसान कर्ज के जाल में फंसते जा रहे थे। पूरे देश में एक तरह की आर्थिक बदहाली छाई हुई थी। इसके अलावा एक और बड़ी वजह थी। लोगों को ये लगने लगा था कि अंग्रेज उनकी संस्कृति, उनके धर्म, उनके रीति रिवाजों में दखलंदाजी कर रहे हैं। अब देखिए, सती प्रथा को खत्म करना या विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देना, आज हम इन्हें अच्छे सुधार मानते हैं, लेकिन उस वक्त के बहुत से भारतीयों को लगा कि ये उनकी परंपराओं पर सीधा हमला है। इससे भी लोगों के मन में एक तरह का डर और गुस्सा बैठ गया था। और फिर आया वो तात्कालिक कारण, वो चिंगारी जिसने सब कुछ भड़का दिया। एक खबर फैली या कहिए अफवाह कि सेना में जो नई एनफील्ड राइफल आई है, उसके कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है, और इन कारतूसों को इस्तेमाल करने से पहले दांत से काटना पड़ता था। अब सोचिए, गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है और सूअर मुसलमानों के लिए हराम। ये एक ऐसी बात थी जिसने हिंदू और मुसलमान दोनों सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं को सीधी चोट पहुंचाई। बस जो गुस्सा सालों से अंदर ही अंदर सुलग रहा था, वो एक झटके में फट पड़ा। तो जब ये क्रांति की ज्वाला भड़की ना, तो इसमें से कई बड़े बड़े नायक निकलकर सामने आए। ये वो लोग थे जिन्होंने अलग अलग जगहों पर इस लड़ाई की कमान संभाली और इस विद्रोह का चेहरा बन गए। यहां हम कुछ प्रमुख चेहरों को देख सकते हैं, जैसे बैरकपुर में मंगल पांडे, जिन्होंने विद्रोह की सबसे पहली चिंगारी जलाई। फिर है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जो अपनी बहादुरी का एक ऐसा प्रतीक बनी कि आज भी उनकी मिसाल दी जाती है। तात्या टोपे, गुरिल्ला युद्ध के मास्टर, जिन्होंने अपनी रणनीति से अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था। और दिल्ली में सभी विद्रोहियों ने मिलकर बूढ़े मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता मान लिया, जो इस पूरे विद्रोह का एक सांकेतिक चेहरा बने। और ये विद्रोह सिर्फ एक दो जगहों तक सीमित नहीं रहा। मेरठ से जो आग लगी वो पूरे उत्तर भारत में फैल गई। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, ये सब क्रांति के बड़े गढ़ बन गए। हालात ऐसे हो गए थे कि एक वक्त तो लगने लगा था कि भारत से अंग्रेजी हुकूमत का अंत अब बस करीब ही है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इतना बड़ा और इतना व्यापक होने के बाद भी ये क्रांति कामयाब नहीं हो पाई। तो सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या वजह थी इसकी नाकामी की और इसका अंजाम क्या हुआ? चलिए अब इस पर बात करते हैं।
इसकी नाकामी के पीछे ना कई बड़ी वजहें थीं। सबसे पहली, नेताओं में एकता की कमी। कोई एक सेंट्रल लीडरशिप नहीं थी। हर कोई अपने अपने इलाके की लड़ाई लड़ रहा था। दूसरी तरफ ब्रिटिश सेना कहीं ज्यादा ऑर्गेनाइज थी। उनके पास बेहतर हथियार थे। क्रांतिकारियों के पास संसाधनों यानी पैसे और हथियारों की भी जबरदस्त कमी थी। और शायद सबसे बड़ी बात, अंग्रेजों को भगाओ, इस एक लक्ष्य के अलावा आगे का कोई साफ प्लान किसी के पास नहीं था। लेकिन इस विद्रोह का एक बहुत बड़ा और सीधा नतीजा निकला। भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब भारत किसी ट्रेडिंग कंपनी की जागीर नहीं था, बल्कि अब यहां सीधे ब्रिटिश सरकार यानी रानी का शासन शुरू हो गया। यह भारत के इतिहास में एक बहुत बहुत बड़ा पॉलिटिकल चेंज था। तो सवाल यह है कि अगर यह क्रांति फेल हो गई तो क्या यह सब बेकार गया? बिल्कुल नहीं। भले ही 1857 की क्रांति अपने तात्कालिक मकसद में कामयाब नहीं हुई, लेकिन इसने एक ऐसी विरासत छोड़ी जिसने भारत के आने वाले कल की पूरी दिशा ही बदल दी। और यहीं आकर हमें हमारे पहले सवाल का जवाब मिलता है, विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम। देखिए, 1857 का विद्रोह भले ही फेल हो गया, लेकिन असल में इसने भारत की आज़ादी की लड़ाई की नींव रखी। इसने आने वाली पीढ़ियों को सबसे ज़रूरी सबक सिखाए, जैसे एकता कितनी ज़रूरी है, एक मजबूत लीडरशिप का होना कितना ज़रूरी है। पहली बार देश में लोगों को यह एहसास हुआ कि अगर सब मिलकर लड़ें तो अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दी जा सकती है। और शायद इसीलिए इसे सिर्फ एक विद्रोह नहीं, बल्कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। तो जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। जरा सोचिए, अगर 1857 में वो लड़ाई जीत ली जाती तो आज का भारत कैसा होता? क्या होता हमारे देश का नक्शा? क्या होती इसकी तकदीर? इतिहास की यही तो खासियत है, ये हमेशा हमें ऐसे ही दिलचस्प सवालों पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है।